वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं रोज शाम को 6 बजे ये मॉक टेस्ट। जी हां दोस्तों, आपकी आने वाली आगामी परीक्षा 66 बीपीएससी के मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 6 बजे। दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे कि आप सुबह के 4 बजे का भी करंट अफेयर जरूर देखें, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली बेसिस पे आपको ये करंट अफेयर दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट मंथली बेसिस के ऊपर भी आपको करंट अफेयर मिलेंगे और ईयरली बेसिस के ऊपर भी आपको करंट अफेयर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो सुबह के 4 बजे ये वीडियो देखना आप ना भूलें। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। देखते हैं आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो कि इन 50 प्रश्नों में से, जी हाँ, कितने उत्तर सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके उत्तर कितने सही हो रहे हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, वो कौन सा ओलंपिक है जो कि विकलांगों के लिए जाना जाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। इट्स जी हाँ, डी नोट कर सकते हैं। इट्स ओलंपिक्स के रूप में, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, इट्स ओलंपिक्स के रूप में जाना जाता है विकलांगों के लिए। जी हाँ, जो भी पीएच कोटे से आते हैं और वो ओलंपिक में जाने का सपना देख रहे हैं, तो वो ओलंपिक्स के रूप में इसे जानते हैं, जो कि विकलांगों के लिए ओलंपिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, है ना। आप नीचे एक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स बी, पाटलिपुत्रा। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों पाटलिपुत्रा में। और ये कौन सी बौद्ध संगीति थी आपको पता है? तो याद रखिएगा, ये तृतीय बौद्ध संगीति थी। कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मोगली पोतेक्स जिनकी अध्यक्षता की थी इनकी, ठीक है। क्या नाम था उनका? मोगली पोतेक्स। नोट कर सकते हैं, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? चलिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। हर तरह के क्वेश्चन मिक्सअप करके ले आ रहे हैं, ताकि आप ये क्वेश्चन सिनेरियो जो है पूरा याद रख सकें और आप यहाँ पे टेस्ट में पार्टिसिपेट डेली करें, ताकि आपको इसका फायदा हो सके। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, इट्स सी, कन्नौ वंश ने। ठीक है, आंसर कीजिएगा। शुंग वंश का शासनकाल दोस्तों अब तक बता दें कि 185, जी हाँ 185 है ओनली, ठीक है, याद रखिएगा। 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व तक का था, ठीक है। और इसके बाद कन्नौ वंश आया, जो कि 73 ईस्वी पूर्व से लेकर, ठीक है, और ये 28 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कन्नौ वंश के जो स्थापना हुआ था वो वासुदेव ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा। किसने किया था? वासुदेव ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बिल्कुल, अगर आपका उत्तर यहाँ पे आ रहा है डी, यानी कि कालिदास ने, तो आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही है। नोट कर सकते हैं दोस्तों, महाकाव्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी रह चुके हैं। कौन? तो कालिदास जी। कालिदास की रचयिता है कुमार संभव, और यह नोट कर सकते हैं ये बहुत ही फेमस थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है, इसलिए इनको आप ध्यान रखिएगा। महाकाव्य कुमार संभव किसने लिखा है? तो कालिदास ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? चलिए आंसर करते रहिएगा। हर क्वेश्चन का जो सिनारियो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग अलग है, तो आंसर करके जाइएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? याद रखिएगा, आंसर बी होगा, राजनीतिक नीतियों पे। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य जो है उनको अर्थशास्त्री भी कहा गया है। मौर्य काल के महत्वपूर्ण कृति हैं ये कौटिल्य, जी हाँ, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते थे। याद रहेगा, अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को लेकर राजनीति और प्रशासनिक नीतियों पर ये केंद्रित रहा है कौटिल्य का ये पहलू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ?
जल्दी से आंसर कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अगर आप 5 सेकंड भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल एक छात्र ने मैसेज किया था कि भैया कम से कम 5 सेकंड का टाइम यहाँ पे दिया जाए, तो आपको बिल्कुल 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? याद रखिएगा, इट्स अ बी, सैयद वंश का। नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि तैमूर जो है वो खिंजी वंश, एक खिंज वंश था, उन्होंने आक्रमण किया था इनके ऊपर। देखिए तैमूर के आक्रमण और वापसी के बाद यहाँ पे खिंज खान, ठीक है, खिंज खान जो कि 1414 में, ठीक है, नोट कर सकते हैं, सैयद वंश का शासन की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिए सैयद वंश का कौन था वो शासन, तो खिंज खान, नोट कर सकते हैं इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे? बिल्कुल याद रखेंगे, आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ डी, फिरोज तुगलक इज द राइट आंसर। फिरोज तुगलक का शासनकाल पूछ सकता है कब से कब तक था, तो 1351 से लेकर 1388 तक का था इनका शासनकाल। जी हाँ, सबसे अधिक गुलाम थे इनके। कितने थे ये अधिक गुलाम? तो 1,80,000 के लगभग इनके पास ये गुलामों की संख्याएं थी। दोस्तों बता दें कि फिरोज तुगलक ने दीवाने बदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोल रखा था। किसके लिए? दासों के लिए। ठीक है, दास यानी कि गुलाम, ठीक है, उनके गुलाम ही हुआ करते थे, वो नौकर कम गुलाम ही हुआ करते थे। तो इनके लिए क्या खोल रखा था? तो दीवाने बगान, ठीक है, बदगान। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था? देखिए ये दोस्तों 1717 ईस्वी में जब अंग्रेज के द्वारा जॉन सरमन उसका नेतृत्व कर रहे थे उस समय, तो एक दूत मंडल जो था फर्रुखसियार के दरबार में भेजा गया। उस दूत मंडल ने विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन तथा ख्वाजा सेयुदू नामक आर्मीनिया के दुभाषियों को शामिल किया था। ठीक है, आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? फर्रुखसियार ने किया था ये काम। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? जी हाँ, बिल्कुल आंसर करेंगे फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर। सी आंसर कर लेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों, वो कुछ इतिहासकार के जो धर्मानंद और अहिष्णुता के लेकर शासक मानते थे इसको हम लोग, और परंतु उस समय बेरोजगारी जो थी अपने चरम पे थी और उनको रोजगार दिलाने में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाने का इसको श्रेय भी जाता है। कौन कौन से शहर? ये क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगरों के बारे में विवरण करें, यहाँ पे बताना है आपको, तो उसके बारे में लिखने को आया था मेंस में भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। तो यहाँ से दोस्तों क्या बोला गया था, तो कौन कौन से शहर? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जो कि आज की डेट में हरियाणा में है, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाने का श्रेय इसको जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी। जिनका उत्तर सी आ रहा उत्तर कर लेंगे मिर्जा गालिब। जिनका मृत्यु कब हुआ था तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। 1869 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और ये 1857 के विद्रोह को भी देखे थे, उसके समकालीन थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? देखिए याद रखिएगा, इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह, नोट कर सकते हैं। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध किया और फैजाबाद के विद्रोहियों का नेतृत्व भी किया था, जबकि लियाकत अली ने खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली को और शौकत अली के साथ अहम भूमिका भी निभाई थी इन्होंने। ठीक है, अहमदुल्ला शाह ने, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? आंसर कीजिएगा दोस्तों। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आगमन किया और पुर्तगालियों और भारत के मध्य के बीच व्यापार जो है वो क्षेत्र को एक व्यवस्थित किया और एक अच्छा शुभारंभ किया, जो कि एक आधुनिक युग का शुभारंभ भी माना जाता है। आंसर कीजिएगा वास्को डी गामा। जी हाँ, 1498, ये डेट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था?
जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का। इलाहाबाद की संधि के बाद दोस्तों 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को यहाँ पे क्या बनाया था, नायाब दीवान बनाया था। दोस्तों नोट कर सकते हैं, यह रजा खान को नोट कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कब, तो 1765 की संधि के बाद। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 1765 ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ, वो है दोस्तों पील आयोग। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी। पील आयोग जो है, इसका गठन जो हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो 1857 में किया गया था। उसके विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन हेतु किया गया था। क्योंकि वुड की घोषणा की गई थी, उसमें एक घोषणा पत्र आया था जिसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन भी किया। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो नरम दल में दोस्तों अगर देखा जाए, यहाँ पे है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, गरम दल। तो यहाँ पे नरम दल के बारे में अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी, एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, ये थे। और लाल बाल पाल, जो ये 3 नाम थे दोस्तों, इस नाम से जाने जाते थे। अरविंद घोष इनमें से सबसे जो है, आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों, ये एक गरम दिल के नेता थे। ठीक है, ये बाकी तीनों नरम दिल से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। चलिए आंसर करेंगे। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे उनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी सी पावापुरी में, और ये उस समय 72 वर्ष के थे। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट में एक पावापुरी जगह है, जहाँ पे मलराज सस्तीपाल के महल में ही इनकी मृत्यु हुई। कब हुई थी मृत्यु, तो 468 ईस्वी पूर्व। याद रखेंगे, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है। आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान जो है कनिष्क के शासन काल में मिला था दोस्तों। आंसर बी कर लीजिएगा, इट्स अ बी, कनिष्क, जो कि कुषाण वंश भी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, जहां पे बिल्कुल गौतम बुद्ध दोस्तों, बता दें आपको कि 35 वर्ष की आयु में बिहार, यानी कि हमारे क्षेत्र बिहार में गया जिले में जाकर बोध गया नामक एक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे अपना समाधि स्थल जो बनाया। समाधि अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, और महात्मा बुद्ध वो वहीं कहलाए। यहीं पर महाबोधि मंदिर भी बनवाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है बिहार में बोध गया, जहाँ पर दोस्तों आंसर कर सकते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये वहाँ पे एक वृक्ष है जो कि पीपल का वृक्ष है, और वो वृक्ष सबसे पुराना है उनके समय काल के। उसी वृक्ष के नीचे ये क्या किए थे, तो अध्ययन किए थे, और ये दोस्तों अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, जी हाँ, रांची। नोट कर सकते हैं, झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति जो कि पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ बी, कांगो नदी पे। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। नोट कर सकते हैं दोस्तों। विश्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नाटी कद के बौने लोगों के पिग्मी जो है नाम से जाने जाते हैं, और पिग्मी जो है दोस्तों कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति भी पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। चलिए आंसर होगा दोस्तों, इट्स अ डी, कनाडा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे जुड़े हुए पूछ सकते हैं दोस्तों। जी हाँ,
कि विश्व की जो मुलायम लकड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो कनाडा, और कनाडा जो दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट के तहत ये एक आता है, ये कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा, मूंगफली इज द राइट आंसर। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पानी जाने वाली फसल है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय पौधा है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और ब्राजील का मूल पौधा है। कौन से कंट्री का? ब्राजील का। वैसे तो यहाँ भी इसकी खेती होती है, ठीक है, लेकिन ब्राजील में इसको मूल पौधा माना गया है और ये खरीफ फसल है। अच्छा, भारत में अगर बात करें तो विश्व का जो प्रमुख मूंगफली उत्पादन देश भी माना गया है अपने इंडिया को, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तक लेती है? चलिए आंसर कीजिएगा। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स ए 28 किलोमीटर की परिभ्रमण कर लेती है। जी हाँ, ये परिभ्रमण करते हुए दूरी जो है ये तय कर लेती है एक बार में 28 किलोमीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? आंसर कीजिएगा 24 का। सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बात करें दोस्तों तो नवीन मोरदार पर्वत है जो कि पाई जाती है, और नवीन मोरदार यानी कि वलित पर्वत से जुड़ाव होता है। वलित पर्वत की उत्पत्ति दोस्तों संपीड़न के शक्तियों के द्वारा हुई है, ठीक है दोस्तों। आंसर करेंगे यहाँ पे इट्स बी, नवीन मोरदार पर्वत। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे 25। भारतीय प्रमाणित समय IST एंड ग्रीनविच मध्य समय जो है GMT जो हम लोग कहते हैं, उसके अंतर कितना है? देखिए ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और भारत का प्रमाणिक जो है समय दोस्तों है कितना? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अतः भारत का प्रमाणिक जो समय है वो ग्रीनविच मध्य से करीब करीब 5.5 घंटा आगे का है। कितना है? 5.5 घंटा आगे का है, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो आंसर करेंगे दोस्तों डी, यहाँ पे 23.7%। एक्चुअली ये कुल भौगोलिक क्षेत्र में दोस्तों 23.26 होता है प्रतिशत, लेकिन इसको 7 लिख दिया गया है यहाँ पे, इसका ध्यान रखेंगे। अर्थात देश के में इस समय जो भी वन आच्छादित प्रतिशत है वो 23.26 है, किंतु जो परीक्षाओं में जो वर्ष में पूछे गए थे सवाल ये, उनमें बहुत जगह आपको 20.7% देखने को भी मिलेगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये आपको। लेकिन सही उत्तर यहाँ पे यही होगा जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बिहार दरोगा में ये सवाल पूछा गया था जहाँ पे ऑप्शन इसको सही बोला गया था, लेकिन ये गलत है वहाँ पे, ठीक है। 23.7% जो है लगभग ये यहाँ पे है वन आच्छादित पृथ्वी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है, यह पंजाब के सतलज नदी के ऊपर स्थित है। आंसर डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28। असम कुल मिलकर कितने राज्यों के केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? अब देखिए, असम एक खुद राज्य है और बोला गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित राज्य यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उन लोगों से मिलकर बना हुआ है। तो ये आंसर करेंगे दोस्तों इट्स बी, टोटल 7 राज्यों से घिरा हुआ ये राज्य है असम। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, पहला अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, राज्य में अगर राज्य के उत्तर में देखें, असम के उत्तर में नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे एक कंट्री है दोस्तों, ठीक है, उसका नाम है भूटान, ये आप नोट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों राज्यों की अपने क्षेत्र में, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद दोस्तों पूरब की ओर देखें तो मणिपुर है, उसके बाद दोस्तों नागालैंड है, ठीक है यहाँ पे, और दक्षिण की ओर देखें तो मेघालय है, और दोस्तों यहाँ पे हम देखें मेघालय और मिजोरम भी है ना, मिजोरम भी टच में आता है, तथा त्रिपुरा है, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे जो है, उसके अलावा एक पश्चिम हमारा बंगाल है। तो ये नोट कर सकते हैं, ये 3, 3, 6 और एक 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है असम, और एक देश यहाँ पे इसका बॉर्डर साझा करता है भूटान जो कि नॉर्थ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ठीक है, द्वीपों से बना है ये द्वीप, ठीक है। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, जिसमें कि टोटल अभी 36 द्वीप हैं।
नोट कर सकते हैं, जिसमें कि केवल 11 द्वीप में ही आबादी हमें पाई जाती है देखने को, बाकी 1 आच्छादित है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 30, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ सकता है आपसे, तो लखनऊ यहाँ पे उत्तर होता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ की आनंदीबेन पटेल जो है, जी हाँ, क्या है ये, तो गवर्नर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स बी, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसमें है, तो पश्चिम बंगाल में। अगर ऐसी बात करें दोस्तों, तो बिहार का स्थान कितना है जनसंख्या घनत्व में अधिक में, तो तीसरा स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, थोड़ा सा पॉलिटी से क्वेश्चन मिलेगा अब आपको, कौन सा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स सी, आर्टिकल 245। नोट कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दोस्तों, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन देखा हमने, दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, केंद्र शासित राज्य, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे टॉप पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 245 के 1 में वर्णन किया गया है दोस्तों, क्या कि स्पष्ट कहा गया है कि संसद जो है ये संविधान के उपबंधों के अधीन भारत के सभी या किसी खास क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आर्टिकल 245 का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये हमें बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 64 के तहत। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आंसर जी हाँ, उपराष्ट्रपति कर सकते हैं, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? चलिए आंसर कीजिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट होता है, आंसर कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लगातार हर क्वेश्चन का सवाल आप लोग को दिया जा रहा है विद डिस्क्रिप्शन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके एक लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जो कि आप तक पहुंचाने के लिए सारे क्वेश्चन हम बाध्य हो जाते हैं। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी। जी हाँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सबसे कौन सर्वोच्च होता है, तो संविधान। नोट कर सकते हैं, सर्वोच्च न्याय संवैधानिक और उपबंधों के अंतर्गत कोई भी व्यवस्था दे सकता है। संसद भी संवैधानिक उपबंधों के तहत यहाँ पे विधि बना सकती है। आंसर क्या करेंगे, बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ देखेंगे 35। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। जी हाँ, आंसर कीजिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर ही कार्य करती है। आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स बी, विधान पालिका के तहत। नोट कर सकते हैं, आर्टिकल 53 के तहत ये हमें बताया गया है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये 53 में बोला गया है। और अनुच्छेद 64A में आर्टिकल 74 का 1 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं दोस्तों। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? चलिए, संसद के अगर देखें दोनों सदनों की बात करें दोस्तों, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद, ठीक 1 घंटे के बाद, जी हाँ, जो अवधि होती है, गैप होता है, उसे हम लोग शून्यकाल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यह 12 बजे शुरू होकर 1 बजे तक चलता है। वास्तव में देखा जाए तो लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस काल के दौरान अविलंबित महत्व के मामलों को सदस्य के द्वारा उठाया जा सकता है। जी हाँ, आंसर डी कर लीजिएगा, ये प्रश्नोत्तर सत्र होता है। नोट कर सकते हैं दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, प्रश्नकाल कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37। 42वें संशोधन, जी हाँ, संविधान का संशोधन हुआ 42वां, 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है?
चलिए 42वें संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1976 में, ये ध्यान रखना होगा। और आर्टिकल 51 को यानी कि एक कह सकते हैं में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आंसर क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? आंसर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, राज्यपाल। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में बीपीएससी में ही। तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तो की जाती है और यह केंद्र सरकार के द्वारा नामित भी किए जाते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कार्यकारी का अध्यक्ष होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, तो वो राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देती है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देती है? तो आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी, जी हाँ, एडवोकेट जनरल इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं, एडवोकेट जनरल। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल ये ध्यान रखें आप लोग 165 के तहत हमें बताया गया है संविधान के इस अनुच्छेद में कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल का सलाह देता है। एडवोकेट जनरल दोस्तों राज्यपाल के जो प्रसाद प्रयुक्त होते हैं उनके पद पर होते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 65 में ये हमें वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? बिल्कुल आंसर सी होगा यहाँ पे, राज्य के, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नोट कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इज द राइट आंसर। आर्टिकल कब, तो 40 में ही ये हमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश सरकार को दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? देखिए साइंस का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा संवेग, जी हाँ, संवेग अपॉन वेग, जी हाँ, यानी कि mv अपॉन v, यानी कि जहां पर m द्रव्यमान होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, m द्रव्यमान होता है तथा v क्या होता है, तो वेग होता है, ये आप पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, इट्स अ सी, द्रव्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग अपॉन वेग करेंगे तो हमें mv अपॉन v यानी v कट जाएगा, तो m यानी कि हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। आंसर कीजिएगा 42 का, फोर्स यानी कि बल। गुणनफल क्या है, किसका गुणनफल है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। आंसर करेगा बी, जी हाँ, द्रव्यमान और त्वरण का ये गुणनफल होता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि बल कैसी राशि है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि बल एक कैसी राशि है, नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपसे पूछा गया सवाल है आज का, ये होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? राशियों से ही रिलेटेड है यहाँ पे, तो बताइएगा यहाँ पे कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, आयतन जो है वो क्या है, तो यहाँ पे सदिश राशि नहीं है, ये नहीं बोला गया है। ठीक है, ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं और विस्थापन, वेग, बल आदि सदिश राशि होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, लास्ट क्वेश्चन का, बल एक क्या है, तो सदिश राशि है। लेकिन जहां पर यहाँ पे सिर्फ और दिशा हो, परिणाम ना हो, उसे हम अदिश कहते हैं, जैसे कि आयतन। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है दोस्तों। आंसर क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे यहाँ पे, जी हाँ, तथा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं? एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सक्लेरेशन होता है दोस्तों v माइनस u बाई टी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a क्या है, त्वरण है, u है आपका प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग और t समय होता है। ठीक है, तो आंसर क्या कर लेंगे, इट्स a अपॉन v माइनस u बाई टी। ठीक है, ये सिर्फ t u पे u अपॉन टी नहीं है, ये अपॉन पूरे में t है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, 2 उत्तरोत्तर सुरंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को क्या कहते हैं?
दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। ओके, ये क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग का वेग यानी कि क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? तो आवृत्ति, यह नोट कर लीजिएगा, आवृत्ति गुने क्या होता है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? देखिए साइंस के क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के पेपर होते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज भी रहता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अल्फा किरण जो धनावेशित हीलियम नाभिक को, यहाँ पे बीटा किरण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और गामा किरण अनावेशित प्रोटॉन होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश हुआ? तो आप आंसर क्या करेंगे? बीटा किरणों में। ठीक है, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा तत्व द्रव्यमान संख्या कितना होगा? अब ये 2 न्यूट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 प्रोटॉन भी होगा, तो वो कौन सा तत्व है जिसका द्रव्यमान यहाँ पे कितना होगा? बिल्कुल, देखिए तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, जी हाँ, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या होती है ना। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे लिखें, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ई से लिखा मैंने, और न्यूट्रॉन की संख्या, ये क्या होता है हमारा? तो द्रव्यमानों की संख्या हम निकालते हैं, मान लीजिए द्रव्यमानों की संख्या निकालते हैं, और द्रव्यमानों की संख्या हमारा होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, ठीक है, और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, हमें पता है 4 हो गया। आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपन धातु तत्व के निम्नलिखित है? चलिए, समरूपन धातु तत्वों के लिए होता है समरूपन, संरूपन, ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में भी। आंसर कीजिएगा डी, 2882। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रूप संरूपन होता है 2 और 8 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और 288 जो है अक्रिय गैसों के लिए होता है, और 287 जो होता है दोस्तों ये क्लोरीन के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? जी हाँ, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि बेसिक एसिडिक और बेसिक एसिडिक। ठीक है, ये तो लिख दिया गया है चारों एक ही जैसा। ठीक है, तो आंसर उपयुक्त सभी लिख दीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में हमने आपसे इन 50 प्रश्नों के सवाल पूछे, आपने इसके जवाब दिए। कितना उत्तर सही हुआ ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके भी जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।